अस्पताल के ठंडे और खामोश गलियारे में कदमों की आहट गूंज रही थी। 8 महीने बाद रोहन अपने वतन वापस लौटा था। मलेशिया की व्यस्त और बेरहम जिंदगी में माँ की कांपती हुई आवाजें बार-बार उसके दिल के किसी कोने को खटखटा रही थीं। उसका इरादा अभी आने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उनका फ़ोन कॉल उसे मजबूर कर चुका था। एक माँ ही तो थी जिनकी वजह से वह इंडिया आ जाता था, हवेली में रह लेता था, वरना वह किसी को मुँह तक लगाना पसंद नहीं करता था। हर फ़ोन कॉल में उनका उदास लहज़ा, सांसों की हिचकी और आकर मुझे देख लेने की बात उसे मलेशिया में चैन नहीं लेने दे रही थी। उसे आना ही पड़ा था, लेकिन वापसी के इस फैसले में उसने यह भी नहीं सोचा था कि किस्मत उसे एक ऐसी जगह ले आएगी जहाँ दिल की धड़कनें एक पल के लिए रुक जाएंगी। पूरी जिंदगी उसकी बदल जाएगी, उसे जीने की एक वजह मिल जाएगी। रोहन अस्पताल के गलियारे से गुजर रहा था। हाथ में माँ की दवाइयों की लिस्ट थी, नजरें मोबाइल पर थीं। अचानक एक औरत की आवाज ने जैसे पूरा माहौल बदल दिया हो। कांपती, घबराई हुई, बेचैन, प्लीज डॉक्टर, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, एक बार चेक कर लीजिए ना। मैं जानती हूँ अभी डिलीवरी का वक्त नहीं आया है, लेकिन मेरी हालत बिगड़ रही है, कहीं मेरा बच्चा वक्त से पहले। प्लीज प्लीज एक बार देख लीजिए मुझे, बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। मैं जिस भी क्लिनिक जा रही हूँ वो मुझे अस्पताल जाने को बोल रहे हैं। मैं जानती हूँ यह प्राइवेट संस्था है, बहुत बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर इंसानियत तो है ना। भगवान के लिए डॉक्टर मेरी मदद कर दे, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। रोहन के कदम थम गए थे। बच्चे और शब्दों पर ना जाने क्यों वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया था। उसके सामने थोड़ी दूरी पर एक नर्स खड़ी थी, आवाज में कड़वाहट और नजरों में नफरत लिए। वह जो उम्मीद कर रहा था कि वह नर्स उसकी मदद करेगी, उसके शब्दों को सुनकर वह हैरान रह गया था। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ मैडम, और यहाँ पर सिर्फ जायज बच्चों की जिम्मेदारी ली जाती है। तुम नाजायज बच्चा लेकर घूम रही हो, पति कहाँ है तुम्हारा, इस बच्चे का बाप का नाम क्या है, क्या समझती हो यहाँ आओगी और हम तुम्हारी डिलीवरी करवा देंगे, निकलो यहाँ से। यह एक प्राइवेट संस्था है, यहाँ पर एक सिस्टम चलता है। जाकर पहले अपने पति को लेकर आओ, उसके बाद हम तुम्हारा इलाज करेंगे। यह कोई सड़क छाप संस्था नहीं है जहाँ तुम आओगी और तुम्हारी बात सुन ली जाएगी। रोहन ने चौंक कर देखा, एक लड़की हाथ जोड़े आंखों से बहते आंसुओं के साथ कांप रही थी। उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और सामने खड़ी नर्स बदतमीजी पर उतरी हुई थी। वह लड़की रोते हुए आगे बोली, भगवान के लिए नर्स मेरी बात सुनो, यह बच्चा नाजायज नहीं है, मेरा पति है, मेरी शादी हुई है, वह मेरे साथ नहीं रहते हैं, मैं अकेली हूँ, लेकिन यह बच्चा जायज है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तुम यहाँ की एक नर्स हो, तुम डॉक्टर को बताओ तो सही, वह मेरी बात जरूर सुनेंगे। भगवान के लिए मेरी मदद कर दो। उसकी आंखें अब धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गई थी। आवाज में सच्चाई का दर्द था और आंखों में बेबसी। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। ना जाने क्यों उसे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। कुछ पल तक वह अपनी जगह से हिल नहीं सका था, जबकि उसे ऊपर की मंजिल पर जाना था। फिर जैसे किसी अनजाने डोर ने उसे अपनी तरफ खींचा हो, उसने अपने कदम थोड़े उस तरफ बढ़ाए और जैसे ही उसने लड़की का चेहरा गौर से देखा, उसकी सांसें रुक गई थीं। दिल एक पल को जैसे धड़कना भूल गया था। ऐसा लगा था जैसे पैरों तले जमीन निकल गई हो, क्योंकि वह लड़की वही थी जिससे उसने 8 महीने पहले शादी किया था, सिर्फ और सिर्फ अपने बिस्तर की शोभा बनाने के लिए। वह रोती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन वह उसको कुचलता चला गया था। वही जिसे वह सुबह होते ही बिना किसी दया के उसके माँ-बाप के दरवाजे पर छोड़कर अपनी मर्दानगी का हक अदा करके चला गया था। उसके इल्जाम, उसकी चीखें, उसकी बेबसी, सब कुछ नजरअंदाज करके वह लड़की जिसका आंचल उसके हाथों में था और आज वह उसी के बच्चे की माँ बनकर खड़ी थी और सामने खड़ी नर्स से भीख मांग रही थी कि उसका इलाज कर दिया जाए। वह एक बिजनेसमैन था, अपनी खुद की कंपनी चला रहा था और उसका बच्चा जो इस दुनिया में आया भी नहीं था, वह भीख की शक्ल में खड़ा हुआ था। नीतू अस्पताल के गलियारे में दर्द से पेट पर हाथ रखे तड़प रही थी। दर्द और बढ़ गया था। उसके चेहरे का पीलापन, आंखों के चारों तरफ काले घेरे, कमजोरी से झुकती हुई कमर और कांपती आवाज। रोहन का दिल फटने लगा था। नर्स के ताने भरे जुल्मे अभी खत्म भी ना हुए थे कि नीतू के शरीर में एक जबरदस्त दर्द उठा। उसकी चीख हवा में गूंजी और वह दीवार का सहारा लेते हुए पेट पर हाथ रखकर नीचे बैठ गई। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं, होंठ सफेद हो गए थे और आंखों में जबरदस्त दर्द के आसार झलक रहे थे। एक पल के लिए नर्स भी बुरी तरह घबरा गई थी। वह बातों से मामला हल करके उसे भगा देना चाहती थी, लेकिन उसकी बिगड़ती हालत देख उसे अपने होश उड़ते हुए महसूस हुए थे। रोहन जैसे किसी गहरे
गहरे सपने से जागा वो एकदम होश में आ गया था। नीतू वह घबराकर उसकी तरफ लपका था। अगर चाहता तो वहाँ से वह भाग सकता था, लेकिन संतान की खातिर वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन अभी वह उसे सहारा देता, उससे पहले ही नीतू की आंखें बंद हो गईं, शरीर ढीला पड़ गया और वह बेहोश हो गई थी। रोहन का दिल दहल गया था। अगले ही पल उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया था। उसका दिल इतनी जोर-जोर से धड़क रहा था कि ऐसा महसूस होता था जैसे अभी हलक से बाहर आ जाएगा। उसने गर्दन घुमाकर नर्स को देखा था और जोर से चिल्लाया, जाओ फौरन किसी लेडी डॉक्टर को बुलाओ, वरना मैं तुम्हारा अस्पताल बंद करवा दूंगा। एक लड़की तुम्हारे सामने तड़प रही थी, भीख मांग रही थी और तुम जायज और नाजायज की गंदगी में उलझी खड़ी थी। भगवान की कसम, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं हॉस्पिटल बंद करवा दूंगा। जाओ। अब नर्स रोहन की बाहों में झूलती नीतू की हालत देखकर सहम गई थी। उसके कपड़े और लहजे से साफ अंदाजा हो रहा था कि वह मामूली आदमी नहीं है। बिना कुछ कहे वह फौरन पलटी और लेडी डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ गई थी। रोहन ने नीतू को बाहों में मजबूती से संभाल कर इमरजेंसी वार्ड की तरफ दौड़ लगाई थी। उसने इंतजार करना ठीक नहीं समझा था। वह किसी भी कीमत पर उसकी सेहत के साथ समझौता नहीं कर सकता था। हर कदम पर उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। नजर कभी नीतू के बेजान चेहरे पर जाती तो कभी उसके फूले हुए पेट पर। वह बच्चा उसका बच्चा, यह एहसास ही उसे अजीब सी बेचैनी में डाल गया था। इमरजेंसी वार्ड के अंदर पहुंचकर उसने फौरन एक खाली बेड पर नीतू को लिटाया। उसी वक्त एक लेडी डॉक्टर तेजी से अंदर दाखिल हुई, हाथ में ग्लव्स, चेहरे पर परेशानी, और साथ ही एक नर्स भी थी। सर प्लीज बाहर जाएं, हम इलाज शुरू कर रहे हैं, आप टेंशन ना लें, आपकी बीबी की तबीयत ठीक हो जाएगी। रोहन ने इनकार में सिर हिलाया। आवाज भारी और सपाट थी, मैं कहीं नहीं जा रहा, आप इलाज शुरू करें और ध्यान रहे, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ या मेरे बच्चे को खरोच तक आई तो आपके पूरे अस्पताल को ताला लगवा दूंगा। डॉक्टर ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर नीतू की हालत को देखकर वक्त खराब किए बिना इलाज शुरू कर दिया। नर्स ने फौरन ड्रिप लगाई, दूसरा ऑक्सीजन मास्क तैयार करके नीतू के चेहरे पर रखा और डॉक्टर ने पेट का जायजा लेना शुरू कर दिया था। रोहन वार्ड के एक कोने में खड़ा, मुट्ठी भी सांस रोके हुए था। वह यहाँ अपनी माँ के लिए आया था, मगर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ आकर वह 8 महीने पीछे चला जाएगा। मलेशिया जाकर वह नीतू को पूरी तरह भूल गया था। उसने ऐसा सोचा भी नहीं था कि वह लड़की अभी तक उसकी जिंदगी में शामिल है और वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। हर पल वह नीतू के चेहरे को देख रहा था। वह कमजोर लग रही थी, बहुत ज्यादा, और उसकी यह हालत सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वह वक्त पर उसके साथ नहीं था, और यह एहसास न जाने क्यों उसे अजीब पछतावे में डाल रहा था। कुछ देर बाद वह कमरे से बाहर चला गया था और बेचैनी से गलियारे में टहलने लगा था। करीब आधे घंटे के बाद दरवाजा खुला और लेडी डॉक्टर बाहर आई। उसके पीछे एक नर्स नीतू को ढका हुआ कंबल ठीक कर रही थी। रोहन तेजी से उनके पास गया, कैसी तबीयत है इनकी, क्या हुआ था? वह काफी बेचैन लग रहा था। डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, बच्चा अभी नहीं आ रहा है, मगर इनकी हालत बहुत खराब हो गई है। पूरी दवा और खाना ना मिलने की वजह से शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, जिसकी वजह से वह मामूली दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। रोहन की आंखों में तड़प उभरी, क्या उस कोई खतरा तो नहीं? बच्चा और माँ दोनों ठीक है ना? फिलहाल इनकी हालत अभी बेहतर है, लेकिन इनकी प्रेगनेंसी में रिस्क बहुत है, और अगर मानसिक दबाव या शारीरिक तकलीफ और बढ़ी तो बच्चा जाया हो सकता है, जिसमें माँ की जिंदगी भी मुश्किल में आ सकती है। वह एक पल के लिए रुकी, फिर गंभीरता से पूछा, आप इनके क्या लगते हैं? रोहन ने नजरें झुकाई और थोड़ा धीरे से बोला, मैं इनका पति हूँ। एक पल के लिए रोहन का लहजा लड़खड़ाया था। डॉक्टर ने गहरी सांस ली, तो फिर प्लीज सर, इनका बहुत ख्याल रखें, अभी ये बहुत कमजोर है और माँ बनने जा रही हैं। इनकी हालत ऐसी नहीं है कि तनाव या कोई सदमा बर्दाश्त कर सकें, और अगर इन्हें तनाव या सदमा मिला तो याद रखें, आप बीवी और बच्चा दोनों को खो देंगे। रोहन खामोश हो गया। दिल में जैसे तूफान मचा हुआ था। अपने ही किए गए गुनाहों का बोझ उसके कंधों पर था। वह सिर्फ पति नहीं था, वह उस धर्म का पहला कारण था जिसने नीतू को यहाँ तक पहुंचाया था, और अब शायद यही वक्त था जब उसे सब कुछ संभालना था, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को। लेडी डॉक्टर चली गई थी, जबकि वह खामोशी से बाहर ही बैठ गया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 3 घंटे गुजर चुके थे। खामोशी से नाम, हवा, अस्पताल की सफेद रोशनी और इमरजेंसी वार्ड की ठंडक के बीच रोहन के कदम धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़े जहां नीतू को शिफ्ट किया गया था। दिल किसी अनजाने बोझ से दब सा गया था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अंदर जाए या नहीं, सामना कैसे करेगा, अपनी सफाई कैसे देगा,
कई सवाल उसके दिल में थे मगर अंदर जाना ही था, इसलिए उसने अपने अपने अंदर हिम्मत पैदा कर ली थी। जब वह अंदर दाखिल हुआ तो कमरे की हवा में एक गहरी थकावट, उदासी और खामोशी छाई हुई थी। बिस्तर पर वह बिल्कुल बेजान सी हालत में लेटी थी, चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे, होठों पर सूखापन और पेट उभरा हुआ था। सांसें हल्की-हल्की जैसे कोई टूटा हुआ पंखा चल रहा हो। रोहन धीरे-धीरे कदम उठाता हुआ उसके करीब आया, नजरें रुक-रुक कर उसके चेहरे पर ठहरती जा रही थी। हाथ में अजीब सी थरथराहट थी, फिर भी वह कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाकर उसके पेट पर रख चुका था। आंखें झिलमिला गईं, हाथ कँपकपा गए थे। अपने बच्चे को महसूस कर वह पल भर के लिए बिल्कुल शांत हो गया था। यह वही लड़की थी जिसे एक रात का शौक समझकर उसने इस्तेमाल किया था और फिर अगली सुबह बेरहमी से उसके दरवाजे पर छोड़कर विदेश चला गया था। उसे तो याद भी नहीं था कि जाते हुए वह किस हाल में थी, क्या बोली थी। उसका चेहरा भी भूल चुका था, मगर आज वही चेहरा उसके वजूद को झंझोड़ रहा गया था और ऐसा झंझोड़ा था कि वह कठोर दिल आदमी आंखों में आंसू लिए उसे देख रहा था। हाथों की आहट से नीतू ने धीरे से आंखें खोली, रोशनी की चुभन से पलकें झपकी, फिर सामने खड़े आदमी को देखकर एक पल के लिए नजरें थम गईं। पहले वहम लगा, शायद बुखार या दर्द की शिद्दत से कोई भ्रम हो। आंखें बंद कर ली, मगर जब अब भी वही स्पर्श अपने पेट पर महसूस हुआ तो वह चौंक गई। घबरा कर आंखें खोली और उठने की कोशिश की। वह हैरान थी, यह कैसे हो सकता है। इस सवाल ने उसे बुरी तरह झकझोर दिया था। रोहन फौरन उसे सहारा देते हुए बोला, लेटी रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने पूरी तरह आराम करने को कहा है, इसलिए अब बिल्कुल भी लापरवाही करने की जरूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नीतू की आंखें हैरानी से फैल गई थीं। वह कोई सपना या भ्रम नहीं था, बल्कि हकीकत थी। अब वह कुछ पल तक बस उसे देखती रही, जैसे यकीन ही नहीं कर पा रही हो कि सामने वही आदमी है जिसने उसकी जिंदगी को उजाड़ दिया था। आप हकीकत में मेरे सामने हैं। उसका लहजा लड़खड़ा रहा था, या फिर यह कोई सपना है। आंखों में नमी झलकने लगी थी, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। रोहन ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मैं ही हूँ। रोहन शुक्ला। वह खामोश रही, बस सांसें तेज होने लगी थीं। ऐसा लगता था जैसे अभी दिल बंद हो जाएगा। रोहन की आवाज अब थोड़ी कड़वी हो चुकी थी, यह क्या हाल बनाया है तुमने अपना। अगर प्रेग्नेंट थी तो कम से कम अपनी देखभाल तो कर सकती थी। अगर मुझसे नफरत थी तो अपने आप से नफरत क्यों की। यह क्या हालत कर रखी है तुमने। तुम्हें मालूम भी है तुम्हारी इन लापरवाहियों से तुम खुद भी खत्म हो सकती हो और मेरा बच्चा भी। नीतू की आंखें एक पल को भर आईं। वह कुछ बोलना चाहती थी पर आवाज हलक में अटक गई। वह बस उसे देखती रही। रोहन ने एक पल के लिए नजरें चुराईं, जैसे अपने शब्दों से शर्मिंदा हो। वह जानता था कि नीतू की यह हालत सिर्फ उसकी लापरवाही का नतीजा नहीं, बल्कि उसके छोड़े जाने का भी नतीजा है। मगर अब वह चाहे या ना चाहे, उसे इन गमों का मरहम तो बनना होगा, क्योंकि वह सिर्फ नीतू का पति नहीं, अपने बच्चे का बाप भी था। रोहन के चेहरे पर उलझन थी और कुछ कहने के लिए होठ खुले ही थे कि नीतू ने धीरे से आंखें खोलकर खुद बात शुरू कर दी। यह सब आप ही की मेहरबानी है। उसकी आवाज भारी थी, जख्मों से बोझिल आप ही तो थे जो मुझे इस हालत में छोड़ गए थे। आज 8 महीने बाद मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। कहाँ चले गए थे आप। क्या कभी पलट कर सोचा भी कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। इसलिए आपने मुझसे मोहब्बत के दावे किए थे, इसलिए मुझे घर से भगाया था, ताकि रुसवा करके मुझे छोड़ दे। मैं आपको कहती रही, मैं भागना नहीं चाहती, मुझे नहीं भगाओ, मेरा बाप मुझे माफ नहीं करेगा। मगर आपने एक बार मेरी बात नहीं सुनी, हर बार मुझे ब्लैकमेल किया और जब मैंने वह कदम उठाया तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। यह थी आपकी मोहब्बत। रोहन कुछ बोलने ही वाला था कि वह कड़वे लहजे में आगे बोली, क्या आपको नहीं मालूम कि भागी हुई लड़कियों को कभी स्वीकार नहीं किया जाता। आपने सब कुछ जानते हुए भी मुझे वहीं दरवाजे पर छोड़ दिया था। आप पूछ रहे हैं कि मैं अपना ख्याल क्यों नहीं रख पाई। आपने मौका दिया मुझे शांति से जीने का। रोहन का लहजा थोड़ा तेज हो गया। क्या मतलब। तुम इन 8 महीनों में कहाँ रह रही हो। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया था। उसकी टोन एकदम बदल गई थी। वह जो खामोशी से सिर झुकाए उसकी हर बात बर्दाश्त कर रहा था, इस बात पर उसने हैरानी से देखा था। नीतू ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, जिस वक्त आप मुझे दरवाजे पर छोड़कर गए थे उसी वक्त मेरे बाबा ने दरवाजा खोला था। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे, अपशब्द कहे और बाहर निकाल दिया था। मैं फिर आपके घर गई थी। आपके घर के गेट पर खड़ी होकर मिन्नतें की, सिक्योरिटी से आपका नंबर मांगा, लेकिन किसी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। सबने मुझे बेइज्जत करके भगा दिया कि मैं भिखारी हूँ, परेशान करने के लिए आ गई हूँ। रोहन खामोश हो गया था, नजरें झुक गई थी, लेकिन दिल में एक अजीब शक पैदा हो चुका था। वह आगे बोली, इन 8 महीने में मैंने एक छोटे से होटल में
वेटर की नौकरी की, बस इतना ही कमाया कि पेट पाल सकूँ, लेकिन अब मेरे पास इतने साधन भी नहीं हैं कि अपना इलाज करवा सकूँ। डॉक्टर के लिए पैसे नहीं थे, दवा के लिए भी हाथ फैलाना पड़ता था। आप नहीं समझ सकते मैंने कितने मुश्किल के दिन गुज़ारे हैं। रोहन की खामोशी कुछ पल और रही, फिर अचानक वो ठंडे लहजे में बोला, "यह बच्चा मेरा ही है ना?" नीतू ने एक पल को उसे देखा, फिर जैसे सदमे से भर गई, आँखों में ज़हर घुल गया। "रोहन शुक्ला, आप कितने घटिया इंसान हैं, यह तो मैं सुहाग रात को ही जान गई थी। मगर आपकी यह बात आप मुझे बर्बाद करके पूछ रहे हैं कि क्या यह बर्बादी मेरी वजह से हुई है या किसी और की? शर्म से डूब मरना चाहिए आपको। यह सवाल भी आप कैसे कर सकते हैं?" उसकी आँखों से आँसू बह गए थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने महीनों बाद उसे यह शब्द सुनने को मिलेंगे। रोहन की मुट्ठी भीज गई। नीतू ने आँखों में नमी लिए उसे देखा। "भगवान के लिए आइंदा मेरी आँखों के सामने मत आना। मैं इस दुनिया से चली जाऊँ, लेकिन आपको दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। जाओ यहाँ से।" यह कहते ही उसने गुस्से और बेबसी से हाथ बढ़ाया और अपनी ड्रिप खींचने लगी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह यहाँ से भाग जाए, जहाँ पर इस इंसान का साया भी ना हो। रोहन आगे बढ़ा, मगर आवाज़ में कड़वाहट भरकर बोला, "कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी उल्टी-सीधी हरकतें करने की। ड्रिप खत्म हो जाए तो चली जाना। मुझे भी अब तुमसे कोई संपर्क नहीं रखना। ना जाने किसका बच्चा मेरे सर थोपने की कोशिश कर रही हो। भगवान का धन्यवाद है कि तुमने सही समय पर सही बात कही, वरना बेवजह मैं इमोशन होकर इस गंदगी की गठरी को अपने सर ले लेता।" नीतू बिल्कुल सुन्न हो गई थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह इतना जालिम होगा। रोहन एक पल के लिए रुका, फिर बिना मुड़कर देखे कमरे से बाहर निकल गया। कदमों की आहट धीरे-धीरे दूर होती चली गई। नीतू की आँखों में बेआवाज़ आँसू ठहरे थे। दिल चाहा कि वह चीख-चीख कर कह दे कि नहीं रोहन, यह सिर्फ तुम्हारा बच्चा है। तुम चाहो तो डीएनए टेस्ट करवा लो, लेकिन जो गम उसने अकेले बर्दाश्त किए थे, उनमें अब किसी का साया भी वह गँवारा नहीं समझती थी। वह नहीं चाहती थी कि इस जालिम इंसान का नाम इस बच्चे के साथ जुड़े। उसकी तकलीफ़, उसकी तन्हाई और उसकी माँ बनने की तकलीफ़ सिर्फ़ उसी की थी। वह इस तन्हाई, इस तकलीफ़ में भी इस आदमी को शामिल नहीं करना चाहती थी। वह चुपचाप लेटी रही, आँखें छत पर गड़ी थीं और अंदर एक खामोश फैसला जन्म ले चुका था, लेकिन उसे पता नहीं था कि किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा है। जो आज हम देख रहे हैं, वह हो जाए ऐसा मुमकिन तो नहीं। सुमन मैडम का वार्ड आधे अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवार के साथ लगा बिस्तर, उस पर साफ-सुथरी सफ़ेद चादर और चारों तरफ दवाइयों की महक। खामोश कमरा सिर्फ मशीनों की टिक-टिक से गूंज रहा था। रोहन कुर्सी पर बैठा माँ के पास खामोशी से नज़रें झुकाए हुए था। वह उसके कमरे से सीधे अपनी माँ के पास आया था, जो काफ़ी देर से आँखें बंद किए हुए लेटी थी, मगर शायद अब उन्हें होश आने लगा था। सुमन मैडम ने धीरे से आँखें खोली और धुंधली नज़रों से उसे देखा। उनके दिल की ठंडक महसूस हुई थी। वह उसे देखते ही एकदम हैरत में बोली, "आ गया? बड़ी जल्दी ख़्याल आया अपनी माँ का।" अब वह और शिकायती लहजे में बोली, "तुम्हें अपनी माँ का बिल्कुल भी ख़्याल नहीं है रोहन। हालाँकि तुम्हें मालूम है कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। मेरे और भी बच्चे हैं, मगर तुम्हें तो पता है ना कि मेरी जान तुम में बसती है। मुझे कोई नहीं चाहिए होता, सिर्फ़ अपना छोटा बेटा चाहिए होता है, लेकिन इस बेटे को अपनी माँ की कोई फ़िक्र ही नहीं होती।" रोहन ने नज़रें झुका लीं, खामोशी से उनके हाथों पर नज़र डाली जिन पर बुढ़ापे की झुर्रियाँ आई थीं। वह उनको दिलासा देना चाहता था, हमेशा की तरह गले लगाकर उनके तमाम शिकवे शिकायत धो डालना चाहता था। लेकिन अभी जो उसके साथ हुआ था, वह उसकी हिम्मत ही तोड़ चुका था। वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अजीब बेचैनी ने उसे घेर लिया था। वह आगे बोली, "और तुम मुझे छोड़कर मलेशिया चले गए? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा?" उनकी आवाज़ थोड़ी काँप गई थी। रोहन ने धीरे से जवाब दिया, "बस माँ, एक प्रॉब्लम हो गई थी। यहाँ नहीं रह सकता था, इसलिए जाना पड़ा। अब देखें, आपके एक फ़ोन पर वापस आ गया हूँ, फिर भी आप इतनी बातें सुना रही हैं।" सुमन जी ने फ़ौरन माथे पर बल डाले, "झूठ मत कहो रोहन, एक फ़ोन नहीं कितने फ़ोन किए मैंने, कितनी बार मिन्नतें की, रोई तुमसे, कोई परवाह नहीं की है तुम्हें हमारी। तुम्हें लगा कि तुम्हारी माँ खत्म होने वाली है, तब वापस लौटे हो। तुम भी अपने बाप की तरह पत्थर बनते जा रहे हो। एक दिन देखना, मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊँगी, फिर तुम्हें एहसास होगा कि कोई था जो तुम्हारे पीछे पागलों की तरह तुम्हें टूट कर चाहता था।" रोहन का दिल दुःख से भर गया। उसने उनकी परेशानी को नरमी पेशानी को नरमी से चूमा और फिर उनकी तरफ मोहब्बत से देखते हुए बोला, "ऐसा कुछ नहीं है माँ, यह सब आपके दिल का वहम है। आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं, बस हालात ऐसे हो गए थे कि रुक नहीं सकता था। दिल चाहता था रुकूं, मगर दम घुटने लगा था, इसलिए यहाँ से चला गया था। मुझे माफ़ कर दो।" वह नरमी से बोला। सुमन जी ने एक लंबी सांस ली और नरमी से बोली,
अब तुम्हारी शादी करवा दूंगी ताकि तुम कहीं ना जा सको। बीवी के पल्लू से बांध दूंगी तुम्हें, फिर तुम्हें किसी और मुल्क की चाहत ही लगेगी ही नहीं। मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने भी होगा। रोहन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कुराहट फीकी थी, जैसे जबरदस्ती चेहरे पर सजा रखी हो। अचानक उसके दिमाग में नीतू का रोता हुआ चेहरा आया। वह वार्ड की दीवार के साथ सिमटी हुई, पीला चेहरा, आंखों में आंसू और बेबसी, जैसे उसकी हर सांस पर सवाल कर रही हो। उसकी मुस्कुराहट एक पल में गायब हो गई। दिल में एक अजीब सी बेचैनी उतरने लगी। उसे जैसे लगा कमरा छोटा पड़ रहा है। कुछ पल माँ के पास बैठा रहा, फिर अचानक उठ खड़ा हुआ। आप थोड़ा आराम करें माँ, मैं बाहर से आता हूँ। आवाज में उलझन थी। सुमन जी ने धीरे से कहा और पलकें बंद कर ली। वह जा चुका था। उन्हें इस बात की अब शांति थी कि रोहन ने धीरे धीरे कदम बाहर की तरफ बढ़ाए, मगर दिमाग में नीतू की आवाज गूंज रही थी। आपने मुझे बर्बाद कर दिया है रोहन शुक्ला। उसे मालूम था वह झूठ नहीं कहती, वह बहुत भोली है, हर बात साफ साफ कहती है। वह बच्चा उसी का था। यह बात उसे अब धीरे धीरे समझ आ रही थी। उसने शक करके गलती की। वह अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता था। आपने मुझे बर्बाद कर दिया, यह शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वह तेज कदमों से आगे बढ़ा था और अब वह बर्बादी रोहन के सीने में गूंज बनकर उतर चुकी थी। रोहन और तेज कदमों से रूम की तरफ आया तो नीतू का बेड खाली देखकर उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया था। पलकें झपकी, नजरें रूम पे दौड़ाई, मगर वह कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। न जाने क्यों उसे अपना दिल रुकता हुआ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी वह नहीं मिली तो कुछ हो जाएगा। वह फौरन बाहर निकला और गुजरती हुई नर्स से पूछा, यहाँ जो लड़की थी नीतू, वह कहाँ गई, जल्दी बताओ। नर्स ने एक नज़र रोहन पर डाली, अंदाजे से पहचान गई कि वह वही है जो अभी कुछ देर पहले उसके साथ था। मैडम जा चुकी हैं और जाते वक्त कहा था कि उनके बिल आप चुकाएंगी। वह बेबसल लहजे में बोली, आप जरूर से बिल पे कर दीजिएगा। रोहन ने चौंक कर सवाल किया, कब गई है, ज्यादा वक्त हो गया क्या? वह इधर उधर नजर दौड़ाते हुए परेशान लहजे में बोला। नर्स ने जवाब दिया, अभी अभी निकली है, हो सकता हो पार्किंग एरिया की तरफ हो। क्यों सर, सब ठीक तो है ना? रोहन एक लम्हा खराब किए बिना तेजी से पार्किंग की तरफ भागा। जवाब देना उसने जरूरी नहीं समझा था। इस वक्त उसे किसी भी तरह नीतू को रोकना था, जो अभी ठीक कंडीशन में नहीं थी। कदमों की रफ्तार दिल की धड़कनों के साथ उलझ गई थी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ छीनने वाला हो। वह जानता था उसने उस पर इल्जाम लगाया था, उसे बेवफा कहा था, मगर वह आंखें, उन आंखों की सच्चाई अभी भी उसके दिल में घूम रही थी। जो शब्द उसने गुस्से में आकर कहे, वह अब उसके सीने पर बोझ बन चुके थे। पार्किंग में पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। थोड़ी दूरी पर दीवार के साथ टेक लगाया नीतू धीरे धीरे कदम रखती, थकी हुई चाल में बाहर की बढ़ रही थी। उसे वहां देखकर न जाने क्यों रोहन को खुशी महसूस हुई थी। ऐसा लगता था जैसे उसने अपनी कोई कीमती चीज ढूंढ ली हो। वह कीमती ही तो थी, उसका बच्चा उसके पास था। ऐसे कैसे वह उसको जाने दे सकता था? रोहन तेज कदमों से उसकी तरफ गया, उसका हाथ थामकर उसे अपनी तरफ किया। नीतू घबरा कर रुक गई, आंखें फैल गईं, पलकें कांपने लगीं। कहाँ जा रही हो तुम? रोहन की आवाज में गुस्सा था। नीतू ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। जख्मी लहजे में बोली, आपको इससे क्या मतलब? आपने तो कह दिया था कि यह बच्चा नाजायज है। आपके साथ शादी में होते हुए भी गलत काम किया है, यही कहा था ना आपने? रोहन ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। जो पूछा है उसका जवाब दो, मेरे सामने हमदर्दी बटोरने की कोशिश मत करो। वह जानबूझकर गुस्से भरे लहजे को अपना रहा था ताकि उसे अपने साथ रख सके। नीतू ने हट की। रोहन ने गुस्से से देखा, अब वहां नहीं रहोगी, यह मेरा हुक्म है। तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चल रही हो, अभी इसी वक्त माँ के कमरे में चलोगी। वह यहीं पर एडमिट है, वहां पर मैं जो कहूंगा इस पर तुम हाँ कहोगी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें हॉस्टल में रहने की। नीतू की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्यों, आपको क्या पड़ी है? आपके लिए तो यह एक गंदगी की गठरी है, फिर आप क्यों चिंता कर रहे हैं इसकी? मैं अपना बच्चा और अपने आप को संभाल सकती हूँ। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, इसलिए आप चैनल पर बने रहिएगा और कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद।